जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आर्थर लिडियार्ड के प्रशिक्षण सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जिनको मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अब तक के सर्वश्रेष्ठ रनिंग कोच माना जाता है। आर्थर लिडियार्ड खुद कोचिंग से पहले एक मैराथन धावक थे और उन्होंने 1950 में एम्पायर गेम्स में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने एक धावक के रूप में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया था। जूता कारखाने में फुल टाइम काम करते हुए और दूध भेजते हुए स्थानीय एथलीटों को कोचिंग देना उनका पार्ट टाइम काम था। 1960 में रोम ओलंपिक में उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली जब उनके 3 एथलीटों ने पदक जीते। पीटर स्नेल ने 800 मीटर में स्वर्ण, मुरे हेल्बर्ग ने 5000 मीटर में स्वर्ण और बैरी मैगी ने मैराथन में कांस्य पदक जीता। उल्लेखनीय बात यह है कि ये सभी एथलीट बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं थे। पीटर स्नेल ने जब प्रशिक्षण शुरू किया था, उनका वजन एक हेवी वेट बॉक्सर की तरह था। मुरे हेल्बर्ग का बायां हाथ एक दुर्घटना में पूरी तरह टूटा हुआ था, जबकि बैरी मैगी भी बहुत ही कम स्पीड के साथ किसी तरह से एक एथलीट के शरीर रचना वाले नहीं थे। यह आर्थर लिडियार्ड की प्रसिद्ध कहावत की पुष्टि करता है कि इट इज़ नॉट द बेस्ट एथलीट हु विंस बट द एथलीट हु इज़ बेस्ट प्रिपेयर्ड, यानी रेस में सबसे अच्छा एथलीट नहीं जीतता है, बल्कि वह एथलीट जीतता है जो सबसे अच्छी तैयारी करता है। एक किताब में बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एडिडास द्वारा 1960 रोम ओलंपिक के 800 मीटर के सभी फाइनलिस्ट्स को स्पाइक स्पॉन्सर किया गया था, सिवाय पीटर स्नेल को छोड़कर, जिनके बारे में एडिडास ने सोचा था कि उनमें पदक जीतने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पीटर स्नेल ने पूर्ण वर्चस्व के साथ ये रेस जीत ली थी और उन्हीं जीतों में जिसे आर्थर लिडियार्ड ने डिज़ाइन किया था, जिसमें स्थिरता प्रदान करने के लिए एडी के हिस्से में एक अतिरिक्त रबर पैडिंग दिया गया था। इसने एडिडास कंपनी को अपने स्पाइक्स डिज़ाइन को बदलने के लिए प्रेरित किया। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्नेल ने 800 मीटर और 1500 मीटर में 2 और स्वर्ण पदक जीते। जॉन डेविस ने 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता। एक कोच के रूप में उनकी सफलता के बाद उन्हें मैक्सिको, वेनेजुएला, फिनलैंड जैसे कई देशों द्वारा एक कोच के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने अपने प्रशिक्षण विधियों और विचारों के बारे में व्याख्यान देते हुए पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उनके प्रशिक्षण के तरीके एक मजबूत एंडुरेंस बेस स्थापित करते हैं, पीरियोडाइजेशन सिद्धांतों पर आधारित है और अपने एथलीटों को ओलंपिक जैसे मुख्य खेलों के लिए सही समय पर पीक कंडीशन यानी चरम स्थिति में लाते हैं। जापानी धावकों की एक टीम ने न्यूजीलैंड में अपने तरीकों का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया और कई विश्व स्तरीय एथलीट बाद में उनकी कोचिंग विधियों से प्रभावित हुए, जैसे कि 5000 और 10,000 मीटर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लेसे विरान, रॉड डिक्सन, जॉन वॉकर, डिक क्वैक्स और डिक टाइलर इत्यादि। आर्थर लिडियार्ड ने इतनी लोकप्रियता हासिल की थी कि तैराकी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग आदि जैसे अन्य खेलों के एथलीटों ने भी कंडीशनिंग के लिए उनका मार्गदर्शन लिया था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रनर्स वर्ल्ड मैगजीन ने आर्थर लिडियार्ड को ऑल टाइम बेस्ट रनिंग कोच का खिताब दिया है। इस वीडियो में हम आर्थर लिडियार्ड के प्रशिक्षण सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें मैंने रनिंग पर विभिन्न पुस्तकों से संकलित किया है, और उन प्रमुख विशेषताओं का पता लगाएंगे जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाती है। प्रशिक्षण के चरणों को 4 चरणों में बांटा गया है, अर्थात एरोबिक कंडीशनिंग चरण, हिल ट्रेनिंग चरण, एनारोबिक प्रशिक्षण और कोऑर्डिनेशन चरण, जिसे आजकल टेपरिंग कहा जाता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण को एरोबिक कंडीशनिंग कहा जाता है, जो 3 महीने की अवधि के लिए होता है। आर्थर लिडियार्ड का मानना था कि यह प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो 800 और 1500 मीटर जैसे मध्यम दूरी के धावकों के लिए भी अनिवार्य है। आर्थर लिडियार्ड का मानना था कि एक मजबूत एरोबिक आधार के बिना एक एथलीट की पूरी क्षमता विकसित नहीं की जा सकती है और ट्रैक पर स्पीड वर्कआउट के लिए एथलीट तब तक नहीं तैयार हो जाता है जब तक वह एक मजबूत बेस नहीं बनाता है। कंडीशनिंग चरण में आर्थर लिडियार्ड के एथलीट प्रति सप्ताह 160 किलोमीटर वीकली माइलेज करते थे। वेटा केरे नामक पहाड़ों में हर रविवार को 35 किलोमीटर की लंबी दौड़ होती थी, जो 2 घंटे 30 मिनट से 3 घंटे के बीच पूरी की जाती है। यहाँ तक कि 800 और 1500 मीटर ओलंपिक चैंपियन पीटर स्नेल भी इस 35 किलोमीटर लॉन्ग रन को प्रति सप्ताह किया करते थे। इस लॉन्ग रन को केवल रेस से कुछ हफ्ते पहले कम किया जाता था। एरोबिक चरण में हर हफ्ते 50 से 60 मिनट का एक फाटलेक सत्र भी शामिल था, जिसमें कभी कभी बीच में 100 से 150 मीटर की फाटलेक प्रकार स्ट्राइड्स शामिल थी। सप्ताह में एक हिल रनिंग सेशन भी शामिल था। स्पीड बनाए रखने के लिए इस चरण में 100 से 150 मीटर के बहुत स्ट्राइड्स शामिल की जाती है। एक विशिष्ट एरोबिक कंडीशनिंग चरण में एक नमूना साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ इस तरह दिखता था। अगले चरण पर जाने से पहले यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साप्ताहिक माइलेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए और पहले सप्ताह से ही 160 किलोमीटर प्रति सप्ताह से शुरू नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण को हिल ट्रेनिंग फेज कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रेंथ के निर्माण के लिए है। इस चरण में हर हफ्ते 2 या 3 हिल वर्कआउट शुरू किए जाते हैं और अन्य सभी वर्कआउट एरोबिक चरण के समान थे, जिसमें हर रविवार को 35 किलोमीटर की एक लॉन्ग रन भी शामिल थी। हल्की ढलान वाली पहाड़ी पर उचित वार्म अप के बाद कुछ रनिंग ड्रिल्स का अभ्यास किया जाता है, जैसे कि हाई नी एक्शन के साथ स्प्रिंगिंग, हिल बाउंडिंग और डाउनहिल स्ट्राइडिंग। इन ड्रिल्स के अभ्यास से स्ट्राइड की लंबाई और गति में सुधार होती है। अगर पहाड़ियाँ नहीं है तो स्टेडियम की सीढ़ियों पर भी यही कसरत की जा सकती है। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जिन पहाड़ियों पर एथलीटों को प्रशिक्षित किया गया था, वे प्रत्येक तरफ से 800 मीटर के साथ डायगोनल यानी विकर्ण आकार की थी। पहले 800 मीटर चढ़ाई पर एथलीट 200 मीटर तक तेजी से दौड़ेंगे, उसके बाद धीमी गति से 400 मीटर दौड़ेंगे और अंतिम 200 मीटर की चढ़ाई तेजी से दौड़ेंगे। पहाड़ी का 800 मीटर ऊपरी भाग जो फ्लैट यानी समतल था, स्लो रनिंग के साथ रिकवरी के लिए था। डाउनहिल 800 मीटर आराम से तेज दौड़ने के लिए था और मेरा मानना है कि स्पीड के लिए यह 800 मीटर का रिलैक्स्ड डाउनहिल स्ट्राइडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ियों के नीचे अंतिम 800 मीटर फाटलेक टाइप स्ट्राइड्स किया जाता था, जैसे 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो। इस हिल वर्कआउट की कुल अवधि 50 से 60 मिनट तक थी और इसे हफ्ते में 3 बार किया जाता था। हिल ट्रेनिंग फेज का एक नमूना साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे चरण को एनारोबिक चरण कहा जाता है, जहां हर हफ्ते ट्रैक पर 2 से 3 स्पीड वर्कआउट को शामिल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनारोबिक चरण में स्पीड वर्कआउट की दूरी लंबी होती है और रिपीटेशन के बीच में कम रिकवरी दी जाती है। उदाहरण के लिए 3 किलोमीटर के 4 रेपिटेशन, जिसमें हर रेपिटेशन के बीच सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट का रेस्ट या रिकवरी पीरियड होता है।
यह चरण मुख्य रूप से स्पीड एंड्योरेंस निर्माण के लिए है और आर्थर लिडियार्ड का मानना था कि यह चरण 30 दिनों से अधिक नहीं रहना चाहिए, अन्यथा यह थकावट और बर्नआउट का कारण बन सकता है। लंबी दूरी के धावक के लिए इंटरवल की दूरी 800 मीटर से 5 किलोमीटर तक कहीं भी हो सकती है। मध्यम दूरी के धावक जैसे 800 और 1500 मीटर के लिए 800 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर के रिपीटिशन वर्कआउट और कभी-कभी 2 या 3 मील का टाइम ट्रायल रेस भी हो सकते हैं। अन्य दिनों में इजी वर्कआउट किया जाता है जिसमें स्ट्राइड्स भी शामिल है और रविवार का 35 किलोमीटर का लॉन्ग रन इस चरण में भी किया जाता था। एनारोबिक चरण का एक साप्ताहिक नमूना कार्यक्रम कुछ इस तरह से दिखता है। अंतिम चरण को कोऑर्डिनेशन फेज कहा जाता था, जिसे हम टेपरिंग चरण के रूप में जानते हैं। मीडियम डिस्टेंस के लिए यह चरण 4 से 6 हफ्ते का होता है और मैराथन के लिए यह चरण सिर्फ 2 या 3 हफ्तों का होता है। इस फेज में 2 या 3 स्पीड वर्कआउट किए जाते थे, लेकिन लॉन्ग इंटरवल रेपिटेशन के बजाय इस चरण में शॉर्ट रेपिटेशन इंटरवल्स होते हैं और रेपिटेशन के बीच रिकवरी ज़्यादा दी जाती है। उदाहरण के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जैसे 10 किलोमीटर, मैराथन प्रिपरेशन आदि के लिए आप दौड़ से पहले अंतिम सप्ताह में 3 किलोमीटर की 4 रेपिटेशन जैसे लंबे इंटरवल वर्कआउट को छोड़ देते हैं और तेज गति से 400 मीटर के 10 फास्ट रेपिटेशन जैसे छोटे अंतराल के फास्ट वर्कआउट करते हैं। 800 और 1500 मीटर धावक के लिए आप 300 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जैसे फास्ट रेपिटेशन वर्कआउट करते हैं और रेपिटेशन के बीच लगभग 3 मिनट का ज़्यादा रिकवरी समय देते हैं। 800 मीटर के लिए 600 मीटर का टाइम ट्रायल, 1500 मीटर के लिए 1000 मीटर टाइम ट्रायल जैसे वर्कआउट भी शामिल किए जाते हैं। इस चरण में रेसिंग के लिए एनर्जी बचाने और फास्ट वर्कआउट पर जोर दिया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण की मात्रा काफ़ी कम की जाती है। वर्कआउट छोटे और शार्प होते हैं। कोई भी लॉन्ग रन ज़्यादा लॉन्ग या ज़्यादा फास्ट नहीं किया जाता है। इस चरण में 35 किलोमीटर लंबी दौड़ को नहीं किया जाता है। इस चरण में कुछ शॉर्ट फार्टलेग सेशंस और विंड स्प्रिंट्स वर्कआउट भी होते हैं। इस चरण में कुछ टाइम ट्रायल्स और ट्यून अप रेसेस की शुरुआत की गई है, जैसे कि 10 किलोमीटर धावक के लिए 6 किलोमीटर का टाइम ट्रायल, मैराथन धावक के लिए 32 या 30 किलोमीटर का टाइम ट्रायल, 800 मीटर धावक के लिए 600 मीटर का टाइम ट्रायल। इस चरण में भी थकान से बचने के लिए हर दूसरे दिन बहुत इजी रनिंग की जाती है। एक छोटी कसरत जो मुझे वास्तव में महत्वपूर्ण लगती है वह लगभग 20 मिनट की होती है, जिसमें दौड़ से पहले अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता है, जो फार्टलेग प्रकार की होती है, जिसमें 50 मीटर तेज और 50 मीटर धीमी गति शामिल होती है। टेपरिंग चरण के दौरान वर्कआउट्स को कम करने से हमारे शरीर में सुपर कॉम्पेंसेशन इफेक्ट्स आते हैं, जो हमें कंपटीशन या रेस के दिन हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शरीर पीक कंडीशन यानी चरम स्थिति में होता है। यह चरम स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती है और अगर सही तरीके से किया जाए तो आप इस पीक कंडीशन को 1 या 2 महीने तक बनाए रख सकते हैं और हाफ मैराथन दूरी तक 4 से 5 रेस दौड़ सकते हैं।
अपनी मुख्य टारगेट रेस के बाद कुछ दिन रेस्ट के बाद आप प्रशिक्षण के पहले चरण यानी एरोबिक चरण के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में कुछ प्रमुख विशेषताओं और कुछ स्पष्टीकरणों को उजागर करना चाहूँगा। सबसे पहले आर्थर लिडियार्ड का दृढ़ विश्वास था कि एथलीटों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आनंद लेना चाहिए, ना कि ट्रैक पर ओवर ट्रेनिंग और बहुत स्पीड वर्कआउट से बर्नआउट होने के बजाय। प्रशिक्षण हर एक चरण से दूसरे चरण में स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जिससे ट्रेनिंग स्पाइक्स नहीं होता है, जो इंजुरीज का मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में स्ट्राइड्स, फार्टलेग और हील सेशन जैसे छोटे वर्कआउट्स होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका शरीर एनारोबिक चरण के स्पीड वर्कआउट को संभालने में सक्षम है। स्पीड वर्कआउट को लंबे वार्म अप और लंबे कूलडाउन सेशन के साथ ठीक से सैंडविच किया जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि आप इंजुरीज से बच सके। प्रशिक्षण में लगभग एक दिन हार्ड ट्रेनिंग होती है और एक दिन इजी ट्रेनिंग, जो रिकवरी करने में बहुत ज़रूरी है। जहां तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात है, आर्थर लिडियार्ड का मानना था कि पहाड़ियों पर दौड़ना पैरों में स्ट्रेंथ बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैंने जो कुछ किताबें पढ़ी उनमें मैंने पाया कि उनके एथलीटों ने हफ्ते में जिम में 2 छोटे सत्र करते थे। आर्थर लिडियार्ड का ये भी मानना था कि जिम वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ना कि हैमस्ट्रिंग पर, इसलिए हिल रनिंग आवश्यक है। आर्थर लिडियार्ड कहते हैं कि सबसे कठिन गियर में पहाड़ियों पर साइकिल चलाने जैसी कसरत भी हैमस्ट्रिंग के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है, जिसे आयरनमैन चैंपियन मार्क एलन करते थे। लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए स्किपिंग एक और व्यायाम था जिसे किया जाता था। आर्थर लिडियार्ड के बारे में की गई कुछ आलोचना यह है कि आधुनिक एथलीट विशेष रूप से मध्यम दूरी के लिए इतनी अधिक एरोबिक कंडीशनिंग को संभाल नहीं सकते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है। साथ ही विशेष रूप से मध्यम दूरी के धावकों के लिए 35 किलोमीटर की साप्ताहिक लंबी दौड़ आवश्यक नहीं है। यह भी आलोचना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम या तो बहुत धीमा है या बहुत तेज है, लेकिन तथ्य यह है कि आर्थर लिडियार्ड ने निसंदेह एथलीटों के प्रशिक्षण के तरीकों में क्रांति ला दी है, और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को बड़ी मात्रा में अभी भी विश्व स्तर के धावकों द्वारा पालन किया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।